ठीक है बच्चों, टेक्नोलॉजी थर्ड मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस, और हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में ईडीएम के बारे में। हमने बात शुरू किया था ईडीएम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन क्या होती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन क्या होती है। तो हमने बात की थी प्रिंसिपल पार्ट्स के बारे में, ईडीएम के बारे में क्या होती है। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक किया था टर्मिनोलॉजी, ईडीएम की टर्मिनोलॉजी के बारे में। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम। जो हमारा ईडीएम है, ईडीएम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है। तो ईडीएम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले स्पार्क प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज कहां पे होगा, डिस्चार्ज होगा हमारा जो टूल और वर्कपीस होगा। हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, टूल है, ये हमारा क्या है, वर्कपीस है। हमारे वर्कपीस और टूल के बीच में जो गैप होगा वहां पे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, वहां पे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज मतलब ये चीज, यहां पे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। स्पार्क का क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ये हमारा क्या है, वर्कपीस है, ये हमारा क्या है, ये है टूल। इसके बीच का जो गैप होता है, इस गैप को हम बोलते हैं स्पार्क गैप। जो हमारा गैप होता है ना, गैप को हम बोलते हैं स्पार्क गैप। तो क्या होता है, व्हेन ए डिस्चार्ज इज टेक प्लेस बिटवीन टू पॉइंट्स, व्हेन ए डिस्चार्ज इज टेक प्लेस बिटवीन टू पॉइंट्स, कैथोड और एनोड। हमने बोला था ना कि कैथोड कौन सा होता है और एनोड कौन सा होता है। कैथोड कौन सा था, जिस टूल, ये हमारा कौन सा है, कैथोड है, ये हमारे क्या है, एनोड। यानी कि टूल और वर्कपीस के बीच में क्या होता है, जब डिस्चार्ज टेक प्लेस करता है तो उसके बीच में गैप प्रोड्यूस होता है। उस गैप को हम बोलते हैं स्पार्क गैप। उस गैप को हम क्या बोलते हैं, स्पार्क गैप बोलते हैं। और फिर क्या होता है, हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेटेड होती है तो हीट जनरेटेड की वजह से क्या हो जाता है, जो एरिया होता है वर्कपीस का, वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और क्या करता है, हमारे वर्कपीस को क्या कर देता है, जब जहां से हम मटेरियल को रिमूव करना चाहते हैं वहां से वो मटेरियल को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो क्या है कि व्हेन ए डिस्चार्ज इज टेक प्लेस बिटवीन टू पॉइंट्स, प्रिंसिपल में क्या होता है, व्हेन ए डिस्चार्ज इज, व्हेन ए डिस्चार्ज इज टेक प्लेस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, कि जब हमारा डिस्चार्ज टेक प्लेस करता है दो पॉइंट के बीच में। कौन कौन से पॉइंट है, कैथोड और एनोड, यानी कि वर्कपीस और टूल। ठीक है, कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड which are separated by gap, which are separated by a gap known as spark, known as spark gap। कि क्या बोला गया है, व्हेन ए डिस्चार्ज टेक प्लेस, कि जब हमारी मशीनिंग प्रोसेस हम शुरू करते हैं, ईडीएम शुरू करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, मशीनिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एक गैप प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमारे टूल और वर्कपीस के बीच में डिस्चार्ज की वजह से गैप प्रोड्यूस होता है। उस गैप को हम बोल देते हैं स्पार्क गैप, हम बोलते हैं स्पार्क गैप। जब हमारा डीसी पावर से हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, रैग एंड पिनियन गियर की सहायता से क्या होगा, इसके अंदर करंट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट प्रोड्यूस की वजह से क्या होगा, हमारा वर्कपीस है, जो मेटल है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। वो क्या होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जिससे क्या होगा, हमारा वर्कपीस से टूल की सहायता से, डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड की सहायता से हम क्या कर पाएंगे, मटेरियल को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, मटेरियल को रिमूव करेंगे। हमारे जो वर्कपीस होगा, वर्कपीस पे एनोड चार्ज होगा, हमारा जो टूल होगा, टूल पे कौन सा चार्ज होगा, कैथोड चार्ज होगा। तो ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम। ये हमारा डायग्राम है जिसपे अंदर ये हमारा बॉक्स होगा। ठीक है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, ये सारा क्या है, ये है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। ये हमारा वर्कपीस है, ऊपर हमारा टूल है, इसके बीच में गैप है, गैप को हम बोलते हैं स्पार्क गैप। ये रैक एंड पिनियन गियर है, ये पिनियन है, ये रैक है, ये हमारा रिडक्शन बॉक्स है। ये हमने प्रिंसिपल पार्ट्स में भी पढ़ा था इनके बारे में कि ये हमारे कौन कौन से होते हैं, सारे प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं। इस तरफ से डीसी पावर सोर्स है, यानी कि हमें डायरेक्ट करंट की सप्लाई हो रही है, स्पार्क प्रोड्यूस होगी। स्पार्क यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, तो करंट की वजह से क्या होगा, मेटल रिमूव हो जाएगा। मेटल क्या होगा, मेल्ट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रिमूव होता है। ये है प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम, प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम की मैंने डिस्चार्ज टेक प्लेस बिटवीन टू पॉइंट्स कैथोड एंड एनोड, मतलब वर्कपीस और टूल
टूल के बीच में क्या होगा, जब डिस्चार्ज होगा तो उस दौरान एक गैप प्रोड्यूस होगा, उस गैप को हम स्पार्क गैप बोलेंगे। हीट जनरेटेड होगी, हीट जनरेट होगी तो उससे क्या होगा, हमारा मेल्ट होगा, हमारा जो वर्कपीस है, जो एरिया हम मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, वो क्या होगा, मेल्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी ईडीएम की प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। ठीक है, प्रोसेस किसकी प्रोसेस, ईडीएम की। ये प्रोसेस है किसकी प्रोसेस है, ईडीएम की। ईडीएम में शुरू हम कहां से करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले जैसे हमने यूएसएम में किया था, ईसीएम में किया था, इसमें भी वैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे वर्कपीस को राइट पोजीशन पे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, हेल्ड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस को क्या करेंगे, जो उसकी राइट पोजीशन है वहां पे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। फर्स्ट वर्कपीस को क्या करेंगे, हम होल्ड करेंगे। कहां पे होल्ड करेंगे, जो उसकी राइट पोजीशन है वर्कपीस की, वहां पे हम वर्कपीस को होल्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड होता है, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड यानी कि जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड यानी कि केरोसिन हो गया, मिनरल ऑयल हो गए, ठीक है, उसके बाद जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, ये सारे क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टूल और वर्कपीस है, सबसे पहले हमने करना है वर्कपीस को होल्ड करना। सबसे पहले हमने वर्कपीस को होल्ड कर दिया। उसके बाद जो डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड है, उस डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड को हम करेंगे टूल और वर्कपीस के बीच का जो गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए हम डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का यूज करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, फिल द गैप बिटवीन टूल एंड वर्कपीस विद डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड, कि डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड की सहायता से हम टूल और वर्कपीस के बीच का जो गैप है, उस गैप को क्या करेंगे, फिल करेंगे, उस गैप को क्या करेंगे, भरेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्पार्क गैप होता है, वो गैप होता है 0.0005 mm2, ठीक है, 0.005, ठीक है, 0.005 mm to 0.05 mm, ठीक है। जो हमारा हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा गैप होता है, ये क्या है, गैप है, ठीक है। गैप मतलब कौन सा, ये टूल है और ये वर्कपीस है। वर्कपीस और टूल के बीच का जो गैप होता है, ये गैप कितना होगा, 0.005 mm से लेके 0.05 mm के बीच का जो गैप है, वो 0.005 से लेके 0.05 mm होगा गैप टूल और वर्कपीस के बीच का, जो स्पार्क गैप होता है। ठीक है, और जो हम इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं वो 50 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट तक। ठीक है, जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस प्रोसेस के दौरान, इस ऑपरेशन के दौरान, वो होती है 50 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट। जब हम वोल्ट अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड की वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो उसके बाद क्या होगा, मेटल हमारी जो है मेल्ट होना शुरू कर देगी और वहां से मटेरियल को हम क्या कर सकेंगे, टूल की सहायता से आसानी से क्या कर सकेंगे, रिमूव कर सकेंगे। ठीक है, क्या मेल्टेड पार्टिकल ऑफ मेटल आर कैरिड डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड। जो हमारा डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड होता है, ये क्या करते हैं, जो मेल्टेड पार्टिकल्स उतरेंगे, जो हमारे मटेरियल रिमूव होगा, मेल्टेड पार्टिकल्स होंगे, उनको कैरिड आउट कर देंगे, यानी कि उनको अपने साथ ही लेके चले जाएंगे, इससे कि उनके साथ डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड में ही वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वर्कपीस को, जो उसकी राइट पोजीशन है वहां पे हम वर्कपीस को होल्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड है उसको हम फिल करेंगे। किसके बीच में फिल करेंगे, जो हमारा टूल और वर्कपीस के बीच का गैप है, उस गैप को भरने के लिए हम यूज करेंगे डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड का। और जो टूल और वर्कपीस के बीच का गैप होता है, वो गैप होता है 0.005 mm से लेके 0.05 mm, यानी कि जो टूल और वर्कपीस, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये होगा 0.05 mm से लेके 0.05 mm तक का। और जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे डीसी पावर सोर्स से जो वोल्टेज आएगी, करंट आएगा, वो वोल्टेज होती है 50 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट के
बीच में, वो क्या होगी 50 से लेके 450 वोल्ट के बीच में। उसकी वजह से क्या होगा, हीट जनरेटेड होगी, हीट जनरेटेड होगी तो हमारे वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होगा, हमारे वर्कपीस से क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। ठीक है, तो ये बात की हमने प्रोसेस के बारे में, ये हमने बात की प्रोसेस के बारे में। जब हमारी इसी तरह प्रोसेस यानी कि मटेरियल हमारा रिमूव हो गया, प्रोसेस कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, हमारे वर्कपीस को निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, हमारी जो ईडीएम मशीन है वहां से हम अपने वर्कपीस को निकालेंगे और उसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ईडीएम की। ठीक है, प्रिंसिपल पढ़ा हमने, प्रोसेस की बात की, अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ ईडीएम। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ईडीएम टॉपिक है हमारा, एडवांटेज ऑफ ईडीएम। एडवांटेज ऑफ ईडीएम कि ईडीएम की एडवांटेज क्या है। सबसे पहले, हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड, कि जब भी हम मटेरियल रिमूव करने के लिए ईडीएम मशीन का यूज करेंगे तो हमें जो एक्यूरेसी मिलेगी वो क्या होगी, ज्यादा बढ़िया होगी, हाई एक्यूरेसी मिलेगी। जो सरफेस फिनिश है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या लिखेंगे, हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश, हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश, हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी हमें क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी, हाई एक्यूरेसी। ठीक है, हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी क्या होगी, बढ़िया होगी। उसके बाद फाइन होल्स कैन इजीली ड्रिल, कि जो फाइन होल्स कैन इजीली ड्रिल। फाइन होल्स यानी कि होल्स को हमने करने हैं, होल करने के लिए, होल्स को ड्रिल करना है, ड्रिल करने के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं ईडीएम का। ठीक है, फाइन होल्स यानी कि अच्छे होल्स, बढ़िया होल्स करने के लिए, ड्रिल करने के लिए हम ईडीएम का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी मशीन बाय दिस प्रोसेस। जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, नॉन कंडक्टिव को छोड़कर जितने भी कंडक्टिव मटेरियल होते हैं, उन मटेरियल्स को मशीनिंग करने के लिए, उन मटेरियल पर मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी हम ईडीएम मशीन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम किसका यूज कर सकते हैं, ईडीएम का। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स की मशीनिंग करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं ईडीएम का। हम किसका यूज कर सकते हैं, ईडीएम का। ठीक है, कोई भी रैपिड प्रोसेस करनी हो या कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस हो, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सब में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, ईडीएम का। जैसे हम लिख सकते हैं सरफेस प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस, सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एडवांटेज में आ जाएगी। इसके अलावा दिस प्रोसेस कैन इजीली ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है, तो ये भी क्या है, इसकी एडवांटेज है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। ये कौन सी है, ऑटोमेटेड प्रोसेस। ठीक है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। और एडवांटेज में हम लिख सकते हैं कि कोई भी शेप बनानी हो उसको हम कोई भी एनी शेप प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। तो ये हुई एडवांटेज। एडवांटेज में एक बार देख लेते हैं फिर से कि एडवांटेज में हमने क्या लिखा। एडवांटेज ऑफ ईडीएम में हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश, कि जब भी हम ईडीएम मशीन का यूज करेंगे, ईडीएम मशीन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो सरफेस फिनिश है वो हमें अच्छी मिलेगी। एक्यूरेसी भी हमें क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी, बढ़िया मिलेगी ईडीएम मशीन की वजह से। उसके बाद फाइन होल्स कैन इजीली ड्रिल, फाइन होल्स को इजीली ड्रिल करने के लिए भी हम ईडीएम मशीन का यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड शेप, ऐसी शेप्स जो हम किसी दूसरी मशीन से नहीं कर सकते, किसी मशीनिंग ऑपरेशन से नहीं कर सकते, तो ईडीएम मशीन की सहायता से हम कॉम्प्लिकेटेड शेप को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स पे भी मशीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सरफेस प्रोड्यूस, कि सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए यानी कि सरफेस फिनिशिंग करने के लिए, सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, ईडीएम का। ऑटोमेटेड प्रोसेस, जो ईडीएम है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आसानी के साथ हम ईडीएम मशीन का भी यूज कर सकते हैं।
उसके बाद एनी शेप प्रोड्यूस, कोई भी शेप प्रोड्यूस करनी हो, चाहे इरेगुलर होल्स हो, इरेगुलर शेप्स हो, उन शेप्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी, उनकी फिनिशिंग करने के लिए, मटेरियल रिमूव करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, ईडीएम का। इसके अलावा जितने भी कंडक्टिव मटेरियल होते हैं उनमें भी हम किसका यूज कर सकते हैं, ईडीएम का। कंडक्टिव मटेरियल की मशीनिंग करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, ईडीएम मशीन का यूज कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ी एडवांटेज ऑफ ईडीएम, ये हमने बात की एडवांटेज ऑफ ईडीएम की। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ईडीएम। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ईडीएम। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ईडीएम। डिसएडवांटेज ऑफ ईडीएम की, ईडीएम यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग की डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज सबसे पहले जैसे हमने ईसीएम में किया था, हाई पावर कंजप्शन, इसके अंदर भी जो पावर की कंजप्शन होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, हाई पावर कंजप्शन। ठीक है, जो कंजप्शन होती है, किसकी कंजप्शन, पावर की कंजप्शन, क्योंकि डीसी पावर का हम इसके अंदर यूज करते हैं, तो जो पावर की कंजप्शन होती है वो ईडीएम मशीन के अंदर ज्यादा होती है। तो ये क्या हुई, एक तरह से डिसएडवांटेज। शार्प कॉर्नर कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, अगर हमने कॉर्नर अपने शार्प करने हैं तो शार्प करने के लिए भी हम इस प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते। शार्प कॉर्नर कैन नॉट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड, इस मेथड की सहायता से, यानी कि ईडीएम से हम अपने शार्प कॉर्नर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हमारे प्रोडक्ट में। उसके बाद कई बार क्या होता है, जब हम ईडीएम मशीन का यूज करते हैं मटेरियल रिमूव करने के लिए, तो क्या होती है, कई बार सरफेस क्रैकिंग हो जाती है, यानी कि हमारे मटेरियल का जो सरफेस होता है वहां पे क्रैक प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सरफेस क्रैकिंग, क्या हो जाती है, सरफेस क्रैकिंग। तो ये भी क्या है, डिसएडवांटेज, किसकी डिसएडवांटेज, ईडीएम की। उसके बाद वर्कपीस मस्ट बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कि हमारा जो वर्कपीस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल। वर्कपीस मस्ट बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कि हमारा जो वर्कपीस है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना चाहिए, तभी हम ईडीएम मशीन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज एक बार फिर से देख लो कि डिसएडवांटेज क्या है ईडीएम की। सबसे पहले डिसएडवांटेज है हाई पावर कंजप्शन, कि जो कंजप्शन होती है पावर की ईडीएम के अंदर वो क्या होती है, ज्यादा होती है। हमने ईसीएम की पढ़ी थी, ईसीएम में भी क्या था, सेम यही प्रॉब्लम थी। ईसीएम मशीन के अंदर भी जो पावर की कंजप्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सेम उसी प्रकार ईडीएम के अंदर भी जो पावर कंजप्शन होती है वो ज्यादा होती है। उसके बाद शार्प कॉर्नर कैन नॉट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, ईडीएम की सहायता से, ईडीएम मशीनिंग पे हम जो शार्प कॉर्नर है, अगर हमने किसी प्रोडक्ट के कॉर्नर शार्प करना चाहते हैं, शार्प कॉर्नर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो मेथड ईडीएम की सहायता से हम नहीं कर सकते। उसके बाद सरफेस क्रैकिंग, कि कई बार क्या होता है जब हम वर्कपीस का यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड और ईडीएम मशीन के अंदर, तो क्या होता है, हमारे सरफेस पे, हमारे मटेरियल पे कई बार क्रैक प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या बार आ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, तो वो क्या होती है, सरफेस क्रैकिंग। तो ये भी क्या है, डिसएडवांटेज, कि हमारा मटेरियल ही खराब हो जाता है, उस पे क्रैक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद है वर्कपीस मस्ट बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कि जो भी हम वर्कपीस यूज करते हैं, जो भी हम वर्कपीस यूज करते हैं ईडीएम मशीन के अंदर, वो क्या होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना चाहिए, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। अगर हम नॉन कंडक्टर यूज करेंगे तो नॉन कंडक्टर का हम यूज ही नहीं कर सकते, किसके अंदर, ईडीएम के अंदर। सेम ईसीएम के अंदर भी हम नॉन कंडक्टर का यूज नहीं कर सकते, उसके अंदर भी हम वही वर्कपीस पे मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे जो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होंगे, जो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो ये है डिसएडवांटेज, किसकी डिसएडवांटेज, ईडीएम की, डिसएडवांटेज ईडीएम की। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ईडीएम की। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ईडीएम।
ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ईडीएम। एप्लीकेशंस ऑफ ईडीएम कि जो हमारी ईडीएम है यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, उसका हम यूज कहां पे करते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स बनाने में हम ईडीएम का यूज करते हैं। तो जैसे अपने स्लॉट्स होते हैं, जो डीजल फ्यूल इंजेक्शन नोजल होती है, नोजल के अंदर जो स्लॉट्स होते हैं, उन स्लॉट्स की कटिंग करने के लिए हम ईडीएम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कटिंग ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, कटिंग ऑफ स्लॉट्स काटने के लिए। कौन से स्लॉट्स? जो हम डीजल फ्यूल इंजेक्शन नोजल के अंदर यूज करते हैं, डीजल फ्यूल इंजेक्शन के अंदर जो हम स्लॉट्स यूज करते हैं, वहां पे उनकी कटिंग करने के लिए, स्लॉट्स की कटिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ईडीएम का। कटिंग ऑफ स्लॉट्स इन डीजल फ्यूल इंजेक्शन नोजल। ठीक है, जो डीजल फ्यूल इंजेक्शन की नोजल होती है, उस नोजल के जो स्लॉट्स होते हैं, उनकी कटिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ईडीएम का। उसके बाद जो ब्लाइंड कैविटीज होती है, नैरो स्लॉट होते हैं, क्या होती है? जो ब्लाइंड कैविटीज होती है, नैरो स्लॉट्स होते हैं, इनकी मशीनिंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ईडीएम का। ब्लाइंड कैविटीज हो या फिर नैरो स्लॉट्स होते हैं, इनकी मशीनिंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ईडीएम का। इसके अलावा रीशार्पनिंग ऑफ कटिंग टूल्स एंड ब्रॉच, जो हमारे ब्रॉच होते हैं या टूल होते हैं कटिंग, उनको रीशार्प करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ईडीएम का। ठीक है, रीशार्पनिंग। तो रीशार्पनिंग करने के लिए रीशार्पनिंग ऑफ कटिंग टूल्स, रीशार्पनिंग करने के लिए कटिंग टूल्स की, तो अभी हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ईडीएम का। उसके अलावा जो कैविटीज होती है, कैविटीज फॉर डाई, ठीक है, कैविटीज फॉर डाई, जो हमारी डाई की कैविटीज होती है, उनकी मशीनिंग के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ईडीएम मशीन का। उसके बाद होल्स को प्रोड्यूस, होल्स की मशीनिंग करने के लिए, होल्स मशीनिंग में भी हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ईडीएम का। ठीक है, मशीनिंग ऑफ होल्स लिख सकते हैं, मशीनिंग ऑफ होल्स, मशीनिंग ऑफ होल्स। तो इसमें भी हम किसका यूज करेंगे? ईडीएम का। हम किसका यूज करेंगे? ईडीएम का यूज करेंगे। टूल मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? ईडीएम का यूज करेंगे, टूल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये हुई एप्लीकेशंस ऑफ ईडीएम। एप्लीकेशन ऑफ ईडीएम में देखो हमने क्या क्या लिखा। हमने बात की एप्लीकेशन ऑफ ईडीएम में कटिंग ऑफ स्लॉट्स, कि जो हमारा डीजल फ्यूल इंजेक्शन होता है, जो हमारा डीजल फ्यूल इंजेक्शन होता है, यानी कि जो डीजल इंजन में हम फ्यूल इंजेक्शन यूज करते हैं, उसकी जो नोजल होती है, उसके ऊपर जो स्लॉट्स होते हैं, उन स्लॉट्स की कटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं ईडीएम का, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग का हम यूज करते हैं स्लॉट्स को कट करने के लिए, स्लॉट्स की कटिंग करने के लिए। सेकंड पॉइंट में हमने बात की मशीनिंग करने के लिए, जो हमारे ब्लाइंड कैविटीज होती है या फिर नैरो स्लॉट्स होते हैं, उनकी मशीनिंग करने के लिए, ठीक है, उनकी मशीनिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ईडीएम का। थर्ड पॉइंट में बात की हमने रीशार्पनिंग ऑफ कटिंग टूल्स, जो भी हमारे कटिंग टूल्स होते हैं, कटर्स होते हैं या फिर ब्रोच होते हैं, उन सबको रीशार्प करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अपनी ईडीएम मशीन का। किसका यूज करते हैं? ईडीएम मशीन का। उसके बाद कैविटीज फॉर डाई, हमारी जो डाई की कैविटीज होती है, उनकी मशीनिंग करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ईडीएम का। मशीनिंग ऑफ होल्स, फाइन होल्स को मशीन करने के लिए, जो होल्स होते हैं उनकी मशीनिंग करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ईडीएम का। इसके अलावा टूल मैन्युफैक्चरिंग, टूल को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? ईडीएम मशीन का यूज करेंगे। तो ये अपनी कंप्लीट हुई ईडीएम। ठीक है, ईडीएम में हमने ईडीएम के बारे में सबसे पहले ईडीएम क्या होती है वो चीज पढ़ी, फिर ईडीएम के प्रिंसिपल पार्ट्स थे, ईडीएम के कौन कौन से पार्ट्स थे, जैसे कि वहां पे हमने दर्शाया था डाइलेक्ट्रिकल फ्लूइड होता है पार्ट, रिडक्शन बॉक्स होता है, वर्कपीस होता है, टूल होता है, तो हमने पार्ट्स के बारे में बात की। फिर थी ईडीएम की टर्मिनोलॉजी
और उसके प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल था ईडीएम का। फिर हमने प्रोसेस की बात की, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन की बात की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस में कि मेटल रिमूवल रेट क्या होता है, यानी कि जो हमारा MRR है, ठीक है, मतलब मेटल रिमूवल रेट, कि मेटल रिमूवल रेट क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड क्या होता है, कौन कौन से डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड होते हैं, ठीक है, कि डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन से डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।